हेलो बच्चे लोग, चलिए अब हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है। इसकी थ्योरी करेंगे। एंड मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे वर्क करता है। इसको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा, डोंट वरी। भले से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा, मगर बहुत अच्छे से सिखा के जाऊँगा। तो उससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये। ओके, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे वर्क करता है। मान के चलिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मुझे ये बनाना है, राइट। तो मेरे को ये बनाना है, तो मेरे को बनाने के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूँ। तो मेरे यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक परचेस मैनेजर है और एक है प्रोडक्शन मैनेजर। परचेस मैनेजर का काम है इसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो लेके आने का, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है इसको बनाने का। यस और नो गाइस? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रोडक्शन और परचेस मैनेजर को दोनों को बुलाया। मैंने बोला ये परचेस मैनेजर इधर आ, ये प्रोडक्शन मैनेजर इधर आ। दोनों के दोनों आ गए इधर। तो मैंने उनको क्या बोला कि भाई मुझे एक बात बताओ, ओके, इसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा। तो परचेस मैनेजर ने बोला ये मटेरियल लगेगा। तो मैंने बोला कि बताइए मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो बोलता है कि सर मटेरियल हम मार्केट से लेके आ जाएंगे, और मटेरियल जो है 5 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। कितने के हिसाब से? 5 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। किसने बोला? सर परचेस मैनेजर ने। अब मैंने बोला प्रोडक्शन मैनेजर सुनो भैया, बनाना तो आपको है, तो बताइए इसको बनाने के लिए कितना केजी लगाओगे आप माल। उसने बोला कि सर 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी लग जाएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया। तो हमारी जो मैनेजमेंट थी, जो हमारे मैनेजर थे, ओके, हमारे कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 यूनिट को बनाने के लिए सर 50 रुपये लगेगा। कैसे? 5 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा, 10 केजी लगेगा, मतलब 50 रुपये में बन जाएगा। तो मेरी कंपनी ने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ 50 रुपये में बननी चाहिए, ये स्टैंडर्ड। अब परचेस मैनेजर का काम क्या है? जाके मटेरियल परचेस करके लाना। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब एक्चुअल में क्या हुआ, परचेस मैनेजर मार्केट में तो गया, ओके, और उसने ये मटेरियल 6 रुपये पर केजी के हिसाब से लेके आ गया। कितने के हिसाब से? 6 रुपये पर केजी के हिसाब से। और प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था सर हम 10 केजी में बना देंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने 9 केजी में ही 1 यूनिट बना दिया। कितने में? 9 केजी में। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी बच्चों? सर एक्चुअल कॉस्ट तो 54 रुपये लग गए, 54। हमने सोचा कितना था सर? 50। लग कितना गया सर? 54। अब हम लोग को तो प्रॉब्लम है भैया, हमने तो सोचा था 50 रुपये, लग गया 4 रुपया। तो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना 4 रुपये का, इसको बोलते हैं वेरियांस। इसको क्या बोलते हैं? वेरियांस। तो हम पता लगाएंगे कि किसकी गलती की वजह से ये 4 रुपया हुआ है नुकसान। तो जिसकी गलती की वजह से हुआ है उसको हम लोग क्या चार्ज करेंगे? पेनाल्टी। समझ में? और जिसकी वजह से कुछ बचत हुई है मेरे में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एज अ बोनस इंसेंटिव देंगे। तो अब मैंने परचेस मैनेजर को बोला कि भैया तूने तो बोला था 5 रुपये में लाने के लिए, तूने 6 रुपये में क्यों लाया? तो ये क्या किया, इसने बोला कि सर एक्चुअली मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाया, तो मैं तीसरे दिन आपको अर्जेंट था, तो मैंने ये क्या किया, इमरजेंसी में ये माल मंगाया जो मुझे 6 रुपये में मिल गया। तो मैंने बोला भैया इसमें गलती तो तुम्हारी है, तो भुगतना भी तुमको पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? पेनाल्टी चार्ज करेंगे। समझ में आया? अब मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला भाई तूने ऐसा कौन सा जादू किया रे, तूने तो बोला था 10 केजी लगेगा और तूने 9 केजी, कहीं तूने मेरी क्वालिटी तो नहीं गिरा दी ना? बोलता है सर क्या बात कर रहे हो सर, क्वालिटी नहीं गिरा है सर, वही क्वालिटी का माल बना है। समझ में आ गया क्या? इस बार मैंने वेस्टेज कम किया है सर, जो वेस्टेज मुझे लगता था कुछ होने वाला वो वेस्टेज नहीं होने दिया, उसको बचा लिया, जिसकी वजह से 9 केजी में हो गया। ओहो तूने अच्छा काम किया, तेरे को बोनस दूंगा। समझ में आया क्या बच्चों? तो यही हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं कि कौन से पर्सन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ओके, पेनाल्टी चार्ज करेंगे। जो अच्छा बंदा काम किया उसको हम बोनस देंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हमें ये समझता है कि हम पहले एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, उसके बाद एक्चुअल इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो वेरियांस आया ये किसकी वजह से आया, कौन पर्सन है रिस्पॉन्सिबल। जो हमने सोचा था वैसा काम नहीं हो पाया, अब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको पनिशेबल करेंगे और जो बंदा अच्छा काम किया उसको बोनस देंगे। तो यही था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबको समझ में आ गया? ये था एकदम डिटेल डिस्कशन। चलो बात करते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है कॉस्टिंग की, इन बीच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड पहले से बना दी, जैसे हमने बना दिया 50 रुपया, विद द हेल्प ऑफ कंसर्न मैनेजर। किसके हिसाब से बनाया? मैनेजर के कंसर्न से हमने ये बनाया ना बच्चों। यहाँ पे हम लोग ने मैनेजर का कंसर्न दिया, उसके हिसाब से बनाया बच्चों ये स्टैंडर्ड, राइट? ओके, परचेस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर एक्सेट्रा, एंड द कंपेयर इट विद एक्चुअल। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, एंड जो डिफरेंस आएगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में उसको बोलते हैं वेरियांस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों करते? ताकि हम मेजर कर सके एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। हम लोग अपने मैनेजर की एफिशिएंसी को तो मेजर कर रहे हैं कि हमारे मैनेजर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या? बात करते हैं वेरियांस एनालिसिस क्या है। वेरियांस एनालिसिस इज द रिफर्स टू द इन्वेस्टिगेशन। वेरियांस में हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, ये 4 रुपया जो डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, कौन है पर्सन, पता लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एज टू द रीजन
Okay, for division in the financial performance from the standards set by the organization in its budget, it helps the management to keep the control on its operational performance. टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस कितने, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड, इसके बाद सेल्स ओवरहेड भी है। बट थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आपके सिलेबस में, तो आपको ये दोनों करने हैं। समझ में आया क्या बच्चों? बोलो हाँ। अब बात करते हैं सर क्या फ़ायदा है, एडवांटेज क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। चलो सबसे पहला फ़ायदा है, आपको एफिशिएंसी मेजर कर सकते हो अपने मैनेजर की। आप प्राइस फिक्स करने के लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हो कि भैया इतना ही प्राइस लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। डेलीगेशन, आप यहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया, आपने परचेस मैनेजर को अथॉरिटी दे दिया, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कुछ भी गड़बड़ होगा। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी दे दिया, यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। एक फायदा हो गया ना, आपने काम डेलीगेट कर दिया। ओके, हेल्प द मैनेजर टू फॉलो द मैनेजमेंट एक्सिक्यूशन। ओके, एक्सेप्शन, इट इज़ अ फैसिलिटेट कैश एंड इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए काम आता है ये। मोर एक्यूरेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द डिटेल कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ता है आपको, इसमें ये फायदा है। क्रिएट द कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं आप लोग। ओके, एंड प्रिपरेशन फॉर पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के काम आता है। तो ये सारे के सारे एडवांटेज थे हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। सर अगर किसी चीज़ के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, तो लिमिटेशन देखिए, स्टैंडर्ड हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टास्क है, ये बहुत आसान नहीं है, बोलते आसान है बट आसान नहीं काम, राइट। एब्सोल्युटली परफेक्ट स्टैंडर्ड आर नॉट फाउंड, एक परफेक्ट स्टैंडर्ड हम लोग एग्जैक्टली ओके बना नहीं पाते। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल इंडस्ट्री, सारे के सारे इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं है। डिपेंड ऑन मैनेजमेंट सपोर्ट, यस हम लोग को पूरा डिपेंड रहना पड़ता है मैनेजमेंट की सपोर्ट के ऊपर। सिलेक्शन ऑफ द राइट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ऑल्सो प्रॉब्लम, यस राइट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड जो होगा वो भी हम लोग नहीं मिलता, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। वेरियांस कैन नॉट बी लिंक विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस मल्टीपल फैक्टर एक्ट एट द सेम टाइम, बहुत सारे फैक्टर एक्ट होते हैं। जैसा कि मान के चलिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल तुमको बताया उसने क्या बोला सर इमरजेंसी में खरीदा 6 रुपये में, अभी मान के चलिए हमने 5 रुपया डिसाइड किया था स्टैंडर्ड, बट क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया। जब गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया जिसकी वजह से 6 रुपये में बोल रहा है, अब मैनेजर को कुछ बोल सकता हूँ, परचेस मैनेजर को नहीं, वो मेरे लिए खाली 6 रुपये नहीं हुआ है, सबके लिए हो गया है, तो भैया कल से हमारा स्टैंडर्ड बदल जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए। चेंजिंग द बिजनेस कंडीशन चेंज हो गया, वो भी एक लिमिटेशन हो सकता है। फीलिंग द दिख रहा है डिससेटिस्फेक्शन हमारा एम्प्लॉयज, यस ओके, एम्प्लॉय लोगों के बीच में वो बोलते हैं ना कि ये नहीं है, बोलते हैं क्या बोलते हैं अपना, ओके तालमेल नहीं है बन रहा है इन लोग के बीच में, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो वो लोग डिससेटिस्फेक्शन है, फीलिंग ऑफ द अमंग एम्प्लॉइज, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से लिमिटेशन होता है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। मटेरियल वेरिएंस देखिए, मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल यूज द प्रोडक्शन इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जब भी आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा तो सबसे पहले आपको मटेरियल ओके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा लिख देना, उसके बाद वेरिएंस के बारे में थोड़ा सा लिख देना, एंड देन उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को लिखना, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। सेम प्राइस वेरिएंस, प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस है बच्चों, यहाँ पे ये दिया है मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड द एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे क्वांटिटी की वजह से चेंजेस हुआ है, जो उसके वजह से जो वेरिएंस देखने को मिला वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ऐसी है लेबर वेरिएंस, लेबर में लेबर कॉस्ट वेरिएंस सेम ओके, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को माइनस कर दो एक्चुअल लेबर कॉस्ट से, जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फिर है लेबर रेट वेरिएंस बच्चों, लेबर रेट वेरिएंस में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करते हैं, उसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल आर से। सेम यहाँ पे भी बोला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल आर से। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी की वजह से क्या वेरिएंस देखने को मिला, तो स्टैंडर्ड आर्स में से एक्चुअल आर्स को माइनस करो इंटू स्टैंडर्ड रेट करो, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है। तो गाइस इसी के साथ इस चैप्टर से अगर कुछ आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, तो एक तो वेरिएंस एनालिसिस को पूछ सकता है, या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खाली लिख सकता है, या एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कभी कभी मटेरियल प्राइस वेरिएंस या फिर मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस दे दें सॉरी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे दें। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है एक बार। ओके, ये देता है तो पहले पूरा अच्छे से लिख लेना। ओके, बात करते हैं सम एमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहला दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बच्चों क्या मतलब है देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड। ये क्या है, एक कॉस्टिंग मेथड है, असाइन करता है ओवरहेड इनडायरेक्ट ओके एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यस एबीसी कॉस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने ओवरहेड को, जो हमारे ओवरहेड होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो उसको असाइन करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में। तो बोल रहा है दिस अकाउंटिंग मेथड of costing recognize the relationship between cost overhead activities manufacture product assign the indirect cost to the product less दिख रहा है arbitrarily than the traditional costing method। yes ये अकाउंटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए दो तरह के अकाउंटिंग मेथड थी ओके, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न।
तो बच्चों जो आप ओवरहेड चैप्टर पढ़ते थे वहाँ पे जो कॉस्ट को आप प्रोडक्ट के कॉस्ट में जो आप ओवरहेड चार्ज करते थे वो जो था वो ट्रेडिशनल मेथड था, वो उतना बोलते ना अच्छा नहीं था। तो अभी जो चल रहा है मॉडर्न जो है अपना मेथड है ओवरहेड को आपके प्रोडक्ट में चार्ज करने के लिए, वो है एबीसी कॉस्टिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है। However, some indirect costs such as management, office staff salaries are difficult to assign the product. Yes, मैनेजमेंट एंड ऑफिस स्टाफ की सैलरीज को डिफिकल्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर असाइन करने के लिए। तो एबीसी कवर ओनली द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। एबीसी जो कवर करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कवर करता है। एबीसी यूजेस मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर फॉर अ मल्टीपल एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ओके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं सम्स। ओके आप आए हुए इंटर के लेवल पे तो आपको पता चल जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज इक्वल टू कैसे आता है, कॉस्ट पुल टोटल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर कर दोगे तो आपको आ जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये चीज़ 5 चीज़ आपको लिख के आनी है। बात करते हैं टारगेट कॉस्टिंग क्या है। टारगेट कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट विच इज डिटरमाइन द सब्ट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। यस, टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट मैनेजमेंट टूल। दिखा टारगेट कॉस्टिंग क्या है बच्चों, टारगेट कॉस्टिंग को ऐसा डिफाइन किया है कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट टूल है फॉर रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट, ताकि आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो प्रोडक्ट ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से। टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट प्राइस लेस देन टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्राइस में से जब हम लेस करते हैं टारगेट प्रॉफिट तो हमें टारगेट कॉस्ट मिलता है। टारगेट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। किसका पार्ट है बच्चों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट है। टारगेट कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है बच्चों। टारगेट कॉस्टिंग इज नोन एज अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग ऑल्सो, इसको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। टारगेट कॉस्टिंग इज अ बेस्ड ऑन मार्केटिंग फैक्टर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, मार्केटिंग फैक्टर। ये 5-6 पॉइंट छोटा छोटा आपको लिखना है, इससे आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है बेंच मार्किंग। Benchmarking is the continuous process of measuring product, services or activity against the best level of performance that may be found either the inside or outside of the organization. Yes, benchmarking क्या है बच्चा, ये continuous process है जिसमें आप measure करते हो product, service, activity against the best level performance, okay, that may be found either the inside or outside of the organization. There may be 2 types of benchmarking, intra group और inter industry। 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रा ग्रुप और एक होता है इंटर इंडस्ट्री। बेनिफिट ऑफ बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग के बेनिफिट क्या है, इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड एंड प्रैक्टिसेस, इंप्रूव द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वर्क प्रोसेस एंड सर्विसेज एंड प्रमोट द नेटवर्किंग। इसके ड्रॉबैक भी है, किसी चीज़ के बेनिफिट है तो उसके डिसएडवांटेज भी, ड्रॉबैक क्या है, बेंचमार्किंग एक टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, डिफिकल्ट है। बेंचमार्किंग विल बी द फेलियर इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट टू चूजन केयरफुली। अगर आपने प्रोजेक्ट को अच्छे से चूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, बेंचमार्किंग जो भी आपने बेंचमार्क डिसाइड किया था कि इतना बेंचमार्क था, फेल हो जाएगा। रिसोर्सेज आर यूजुअली लिमिटेड, आपके पास जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो लिमिटेड रहेंगे, उसी के अंदर यूज़ कर रहे क्यों आपको ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। तो फॉर एक्सटेंसिव बेंचमार्किंग स्टडीज़, तो इसके वजह से बच्चा ये सारे के सारे हम लोग ने कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ बाकी, इतना करके जाओ आराम से, आप कल के पेपर में आराम से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे। अगर जिसको भी नोट्स चाहिए तो वो नंबर जो दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी।